शहर से कुछ ही दूर सोनापुर नाम का एक गांव था, जहां पर लखन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। वो मटके बनाने के साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी बनाता था। उसके दुकान में नए नए तरह के मटके, घड़े और मिट्टी के बर्तन थे। वो इतने सुंदर मटके बनाता था कि अगर कोई भी उसकी दुकान में मिट्टी के बर्तन देखे तो खरीद ही लेता था। लक्ष्मण की पत्नी राधा उसको मिट्टी के बर्तन और मटके बनाने में मदद किया करती थी। दोनों मिलकर दुकान के पास में ही काम करते थे और उनकी दुकान रास्ते पर ही थी, जहां कोई भी शहर आने जाने वाले लोग मटके खरीद सके। एक दिन सुबह नीमा नाम की औरत लक्ष्मण के दुकान पर आती है और लक्ष्मण से, भाई साहब, आपके दुकान में तो बहुत ही सुंदर सुंदर मटके हैं। कितनी सुंदर डिजाइन है इस पर। मुझे एक बड़ा सा मटका दीजिएगा और जरा देख कर दीजिएगा, अच्छे से देना। बहन जी, क्या आपको ये मटका चलेगा? सबसे बड़ा वाला यही मटका है। हाँ, वाव, ये तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसकी कीमत कितनी है? बहन जी, सिर्फ 400 रुपए। इतने कम दाम में आपको कहीं पर इतना बड़ा मटका नहीं मिलेगा। ठीक है, दे दो। नीमा वहाँ से मटका लेकर चली जाती है। उसे उस मटके की डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो अपने दोस्त को भी लक्ष्मण की दुकान का एड्रेस देती है। अब धीरे धीरे लक्ष्मण की दुकान पर लोगों की भीड़ होने लगी थी। ये देखकर राधा बहुत ही खुश हो जाती है। दिन बीत रहे थे, गर्मी का मौसम आता है। अब सब लोग लक्ष्मण की दुकान पर मटके लेने के लिए भीड़ करते हैं। ये देखकर राधा के मन में लालच आ जाता है। वो दुकान से घर आकर लक्ष्मण से, अजी सुनते हो, हम दोनों इतनी मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। अब तो हमारे दुकान पर अच्छी खासी भीड़ भी रहती है, लेकिन हमें कुछ भी ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा। मुझे लगता है हमें मिट्टी में मिलावट करके मटके बनाने चाहिए। हमें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे और हम कम दाम में भी बेच सकेंगे। नहीं नहीं राधा, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो लोग हमसे मटके खरीदना बंद कर देंगे। अरे अरे, क्यों नहीं खरीदेंगे? लोगों को क्या समझ में आता है कि हमने मिट्टी में मिलावट की है या नहीं? ठीक है, तुम कहती हो तो वैसा ही करते हैं। राधा ने लक्ष्मण को ये बात इतनी जोर देकर कही थी कि लक्ष्मण को राधा की बात माननी ही पड़ती है। दूसरे दिन सुबह गांव के थोड़ी ही दूर जाकर लक्ष्मण मिट्टी में मिलावट करने के लिए कुछ खराब वाली मिट्टी लेकर आता है और उसे भिगोकर मटका बनाने का काम शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी उसके मटके भीग ही रहे थे। तो राधा लक्ष्मण से, देखा, मैंने कहा था ना कि हमारे मिट्टी के मिलावट का कोई असर नहीं होगा हमारे धंधे पर, और तो और मुनाफा भी ज्यादा हो रहा है। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन लक्ष्मण की दुकान पर राघव नाम का आदमी आता है और वो लक्ष्मण से, अरे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे यहाँ से एक बड़ा वाला मटका लेकर गया था, लेकिन जब से हम उस मटके का पानी पी रहे हैं तो मेरे घर के सभी की तबीयत खराब होती जा रही है। अरे नहीं भाई साहब, मटके में कोई खराबी नहीं है। आपके घर पर जो पानी आता है उसमें कुछ आया होगा, या फिर आपके खाने में कुछ हुआ होगा, इसीलिए आपके घर वाले बीमार पड़ गए हैं। बाकी मुझे तो किसी लोगों की कंप्लेंट नहीं आई। अब धीरे धीरे गांव के सभी लोग बीमार पड़ने लगे थे। साथ ही शहर से जिन लोगों ने मटके खरीदे थे वो भी कंप्लेंट लेकर आने लगे थे और मिट्टी के बर्तन में खाना भी ठीक से नहीं पक रहा था। साथ ही बर्तन जल्दी ही टूटने लगे थे। गांव में अब हर जगह यही बातें चल रही थी। तो गांव का एक आदमी दूसरे आदमी से, अरे भाई, हम तो बाहर का कुछ खाते भी नहीं है, फिर भी हमारी तबीयत बिगड़ने लगी है। मुझे लगता है लक्ष्मण के यहाँ से जो मटके लिए हैं, शायद उसी में ही कुछ मिलावट है, इसलिए गांव के सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। अब गांव के सभी लोग मिलकर लक्ष्मण के दुकान पर जाते हैं और उसमें से एक लक्ष्मण को, अरे सुनो लक्ष्मण, गांव के सभी लोग तुम्हारी वजह से बीमार हो रहे हैं। जिसने जिसने तुम्हारी दुकान से मटके खरीदे हैं, उसी घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। हमें लगता है तुम्हारे मटके के वजह से ही हम बीमार पड़ रहे हैं। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, तुम लोगों के सामने ही तो मटके बना रहा हूँ मैं। अरे देखो लक्ष्मण, तुम सीधे सीधे इस गांव से निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें धक्के देकर इस गांव से बाहर निकाल देंगे। अरे ऐसे कैसे निकल जाओ? मैंने कुछ भी मिलावट नहीं की है। तुम्हें इस गांव से जाना ही होगा। अब बहुत ही हताश मन से लक्ष्मण घर चला जाता है। घर जाते ही राधा पर चिल्लाते हुए, देखा राधा, तुम्हारे लालच का परिणाम। अब हमें गांव के लोग गांव से बाहर निकालने की बात करके गए हैं
और उनकी बातों से तो यही लगता है कि अब हमें वो गांव में रहने नहीं देंगे। वो हमें धक्के मारकर यहाँ से निकाले उससे पहले ही हमें ये गांव छोड़ना होगा। चलो बांध लो अपना बोरिया बिस्तर। कहती थी लोगों को क्या समझेगा। चलो काम पर लग जाओ अब। राधा को अपने खुद के विचारों पर घिन आती है और वो अपने पति के पैर पकड़कर, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज हमें बेइज्जत होकर गांव से बाहर जाना पड़ रहा है। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मुझे पैसों का लालच आ गया था, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए। अब दोनों सुबह जल्दी ही सोनापुर गांव से दूर चले जाते हैं और वहां जाकर बड़े ही ईमानदारी से मटका बनाने का धंधा फिर से शुरू करते हैं। अब लोगों की बातों ने उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया था कि लालच करने से पैसे तो नहीं मिलते, हम खुद ही मिट्टी में मिल जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शिवा नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी शारदा के साथ रहा करता था। शिवा के बेटे और माधव बहू श्यामा की एक हादसे में मौत हो जाने के कारण उनके बच्चे राजू और श्रावणी शिवा के पास ही रहा करते थे। दोनों भी अपने पोता और पोती का अच्छे से ख्याल रखा करते थे, मगर पर्याप्त पैसे ना होने के कारण शिवा को घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक दिन शारदा शिवा से, अजी सुनते हो, हमारे घर का राशन खत्म हो रहा है, हमें जल्दी ही राशन लाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर शिवा बाजार में काम की तलाश में चला जाता है। शिवा की उम्र बढ़ जाने के कारण उससे ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं हुआ करता था। शिवा काम की तलाश में इधर उधर बाजार में घूम रहा था। तभी शिवा को एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है। शिवा दिन भर मजदूरी का काम करता है और घर लौटते वक्त उसकी दिन भर की कमाई सिर्फ 200 रुपए ही मिलने के कारण वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। शिवा शारदा से, शारदा ये पैसे लो और इन पैसों से थोड़ा सा राशन लेकर आओ। इतने से रुपए में हमारा गुजारा कैसे होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पोता और पोती का क्या होगा? वही चिंता मुझे भी खाए जा रही है। तुम आज के लिए राशन तो लेकर आओ, बाद में देखते हैं। जी। ऐसा कहकर शारदा बाजार जाती है और राशन खरीद कर लाती है और खाना पकाने लगती है। तभी शिवा की पोती शिवा से, दादाजी आप ऐसे थके हुए क्यों लग रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ गुड़िया, मेरी तबीयत ठीक है। इस बुढ़ापे की वजह से अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए जल्दी थक जाता हूँ। दादाजी मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं मेरी बच्ची, अब हम सब मिलकर खाना खाएंगे। जी दादाजी। ऐसा कहकर श्रावणी अपने दादाजी के साथ खाना खाने बैठ जाती है। तभी राजू दादी से, दादी मुझे दादाजी के हाथ की पनीर की सब्जी और अंडे का आमलेट बहुत पसंद है। क्या तुम दादाजी को कहोगी कि वो हमें बनाकर खिलाए? अगले हफ्ते जरूर बनाएंगे, अभी ये खाना खा लो। राजू समझदार होने के कारण अपने दादी की बात जल्दी से समझ गया और दादी से, ठीक है दादी। सभी ने खुशी खुशी खाना खाया और जल्दी से सो गए। अगले दिन राजू और श्रावणी आंगन में खेल रहे थे। तभी श्रावणी राजू से, भैया दादाजी कल काम करके कितने थक गए थे, मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ श्रावणी, ये विचार तो मेरे मन में भी आया, मगर हम क्या कर सकते हैं? भैया हमारे दादाजी के हाथ की पनीर की सब्जी और बटर आमलेट कितना अच्छा होता है। वो इतना स्वादिष्ट होता है कि उसका स्वाद मुंह में ही रह जाता है। मैं सोच रही थी अगर दादाजी एक रेडी लगाए तो, और उस पर पनीर की सब्जी उसके साथ ही ऑमलेट बनाकर बेचे तो उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे हाँ, जब दादाजी घर पर आएंगे तो हम उन्हें ये बात बताएंगे। हाँ भैया, हम उन्हें जरूर बताएंगे। शाम के समय शारदा और शिवा आंगन में बैठे थे। तभी राजू और श्रावणी शिवा के पास आकर, दादाजी मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो। दादाजी मैं सोच रहा हूँ अगर हम बाजार में खाना बनाने की रेडी लगाए तो हम उस पर पनीर की सब्जी और आमलेट भी बेच सकेंगे। राजू तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, मगर बेटा हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये आप रख लो। हाँ शारदा, इन पैसों से हमारा काम हो जाएगा। ऐसा कहते ही राजू और श्रावणी बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। दूसरे दिन शिवा बाजार में जाकर एक रेडी किराए पर लेकर आता है।
उस पर शिवा खाने के पकवान रखकर बेचने लगता है। आज उनका पहला दिन था और इसी कारण उनके रेडी पर कोई नहीं आ रहा था। शाम के समय दो आदमी शिवा के रेडी पर आकर, अरे चाचा जी, आपने कब से रेडी लगाना शुरू किया? मजदूरी का काम करना छोड़ दिया क्या? बेटे, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सोचा एक रेडी लगा लूं। अच्छा चाचा जी, मुझे एक ऑमलेट दीजिए और मेरे दोस्तों के लिए मसाला चीज ऑमलेट बनाइए। जी अभी बना के देता हूँ। शिवा एक प्लेट में ऑमलेट और एक मसाला चीज ऑमलेट बना के देता है। रंगा और उसका दोस्त ऑमलेट खाते हैं। तभी रंगा शिवा से, अरे चाचा जी, आपके हाथ को तो बहुत स्वाद है, मुझे ये ऑमलेट बहुत पसंद आया। आपका ये मसाला चीज ऑमलेट भी बहुत अच्छा है चाचा, हमें बहुत पसंद आया। चाचा जी, मुझे पनीर की सब्जी घर पर पार्सल दीजिए। जी अभी देता हूँ। शिवा रंगा को पार्सल दे देता है। उस दिन शिवा का धंधा ज्यादा नहीं चल पाता, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि शिवा के हाथों में जादू है, उसने बनाया हुआ ऑमलेट और पनीर की सब्जी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उसके साथ ही शारदा रोटियां, दाल, राइस बनाकर बेचा करती थी। शारदा शिवा से, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा धंधा इतना अच्छा चलेगा, हमें इतनी तरक्की मिलेगी। हमारे पोता और पोती की आइडिया की वजह से हम हमारा व्यवसाय शुरू कर पाए। हाँ शारदा, हमारे पोता पोती बहुत ही होशियार है। जी, ऐसा कहकर शिवा अपना काम करने लगता है। तभी राजू वहाँ आ जाता है। राजू शिवा से, दादाजी, अगले हफ्ते श्रावणी का जन्मदिन है, तो क्या हम हमारे दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुला सकते हैं? ठीक है, तुम तुम्हारे और श्रावणी के दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुला लेना। ठीक है दादाजी। राजू खुशी खुशी अपने स्कूल चला जाता है। स्कूल में जाकर राजू अपने दोस्तों से, सुहानी, सुरेश, गोलू, अगले हफ्ते श्रावणी का जन्मदिन है, तो हमारे घर तुम जरूर आना। हाँ, हम जरूर आएंगे। हाँ, मैं भी जरूर आऊंगा। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। राजू के दोस्त और श्रावणी के दोस्त बर्थडे के लिए राजू के घर इकट्ठा हो जाते हैं। शिवा और शारदा श्रावणी के लिए एक केक लेकर आते हैं। तभी श्रावणी अपने दोस्तों के बीच खड़ी होती है और केक को कट करती है, सबको खिलाती भी है। थोड़ी ही देर बाद बच्चे खाना खाने बैठ जाते हैं। शिवा और शारदा बच्चों को खाना परोसते हैं। खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है कि बच्चे भी बड़े चाव से खाना खा लेते हैं। तुम सभी को खाना पसंद आया ना? राजू, ये खाना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। बच्चों, कुछ और चाहिए तो मांग लेना। जी दादी। थोड़ी ही देर बाद खाना खाकर राजू के सारे दोस्त अपने घर चले जाते हैं और सभी बच्चे अपने घर जाकर खाने की बहुत तारीफ करते हैं। बच्चों की बातें सुन उनके पेरेंट्स शिवा के रेडी पर आकर खाना खाकर देखते हैं। सभी को वो खाना बहुत पसंद आता है। शिवा और शारदा दिन रात मेहनत करके अपना व्यवसाय बढ़ा रहे थे। उनके इस व्यवसाय में श्रावणी और राजू भी उनकी मदद कर दिया करते थे। शिवा के व्यवसाय की अब बहुत तरक्की होने लगी थी। अब वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। गांव में शिवा की दुकान दादाजी की रसोई नाम से फेमस हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से रास्ते अपने आप मिल जाते हैं और हमें हमारी मंजिल प्राप्त होती है। कभी कभी छोटी सी कल्पना भी बहुत बड़ा काम कर जाती है। राजापुर नाम के गांव में राकेश नाम का एक बड़ा ही ईमानदार और नेकदिल इंसान रहा करता था। राजापुर गांव के आसपास एक भी पेट्रोल पंप नहीं था, तो राकेश ने सोचा यहाँ अगर पेट्रोल पंप शुरू कर दिया जाए तो लोगों की कुछ सेवा भी हो जाएगी। लोगों को जिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है उन्हें कुछ राहत मिल जाए। अब राकेश ने पेट्रोल पंप शुरू किया था। आसपास के किसी भी गांव में पेट्रोल पंप ना होने के कारण आसपास के सारे गांव के लोग पेट्रोल भरने के लिए राजापुर आते थे। तो धीरे धीरे राकेश के मन में लालच आने लगा। उसने पेट्रोल में मिलावट करना शुरू किया और उसके साथ ही पेट्रोल के मीटर को इस तरह से सेट किया था कि वो तेज़ी से घूमने लगा। इस कारण गाड़ियों में पेट्रोल कम गिरता था। इसी कारण गाड़ी का माइलेज कम होता था। एक दिन एक व्यक्ति स्कूटर की टाँकी फुल करवा कर राकेश से, अरे राकेश भाई, पहले मैं जब भी गाड़ी का टैंक फुल करवाता था तो स्कूटर 100 किलोमीटर चलता था, अब तो 80 किलोमीटर भी नहीं चलती गाड़ी।
गैरेज वाले को पूछा तो वो कहता है स्कूटर में कुछ खराबी नहीं है। अरे भाई मुझे क्या पता, आपकी स्कूटर पुरानी है इसी कारण माइलेज कम देती होगी। हमारे यहाँ कुछ भी खराबी नहीं है। जरा आपकी गाड़ी को छेद है क्या देखो। आप गाड़ी के ऊपर भी जरा ध्यान दिया करो। उस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आया और वो पेट्रोल भर के वहां से चला गया। उस पेट्रोल पंप पर रोज राजू नाम का एक व्यक्ति पेट्रोल लेने के लिए आता था। उसकी एक छोटे से गांव में दुकान थी। वो राकेश के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरता और गांव जाकर 15 रुपए ज़्यादा लेकर बेचता था। एक दिन राजू राकेश के पास आकर, नमस्ते सर, मैं राजू हूँ। आप तो मुझे जानते ही हो। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। सर आपके पेट्रोल पंप पर कुछ दिनों से पेट्रोल कम डाल रहे हैं। मैं 1-1 लीटर की बोतल भरकर बेचता हूँ। पिछले कुछ दिनों से अगर मैं 5 लीटर पेट्रोल लेता हूँ तो वो 4 ही लीटर भर रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मशीन चेक करवा लीजिए। और साथ ही पेट्रोल में मिलावट है ऐसे लोगों की कंप्लेंट भी आ रही है। जरा जबान संभाल के बात करो। ये क्या कह रहे हो तुम? सरकार भी आकर पेट्रोल की मशीन की जांच करती है और पेट्रोल के हम घर पे बनाते हैं। ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा कि तुम इलीगल पेट्रोल बेचते हो। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर राजू वहां से निकल गया। राकेश दिन ब दिन लोगों से बदतमीजी से बातें करने लगा था। उसे बहुत ही घमंड आ रहा था कि उसके अलावा यहाँ पेट्रोल का राजा कोई नहीं है। एक दिन एक लड़की पेट्रोल पंप पर अपनी कार लेकर आती है। गाड़ी में पेट्रोल बहुत ही कम था तो उसने राकेश के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाया। तभी उसका ध्यान पेट्रोल के कांटे पर गया जो कि 5 लीटर पेट्रोल भरने पर हाफ पर आ जाता था। लेकिन उस दिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पेट्रोल भरकर जाते समय उसने अपने दोस्त पार्थ को फोन लगाया जो कि उस जिले का कलेक्टर था। उसने पार्थ को सारी हकीकत बता दी। उसी समय गांव में पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं ये खबर पहुंचती है तो गांव के सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर पेट्रोल पंप भरवाने के लिए लाइन लगाते हैं। उस दिन पेट्रोल पंप पर राकेश अकेला ही था। उसने पेट्रोल खत्म होने तक गाड़ियों में पेट्रोल भरा। उसके बाद, अभी पेट्रोल खत्म हो गया है, किसी को भी नहीं मिल सकता। अरे रे रे, हम क्या पागल हैं? सुबह से लाइन में जो खड़े हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं इसलिए तुमने लाइन लगाई हुई है। पेट्रोल खत्म हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब कल आ जाना सब पेट्रोल भरने। ऐसा कहकर लोग वहां से निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद पार्थ सच का पता लगाने के लिए गांव में आ रहा था तो उसे बीच में ही राजू का दुकान दिखाई दिया। वो तुरंत ही अपनी गाड़ी रुकवाता है। राजू उसके बचपन का दोस्त है। राजू को देखते ही पार्थ को बहुत खुशी हुई। इतनी बड़ी लाल लाइट वाली गाड़ी अपने दुकान के सामने रुकी है ये देखकर राजू भागकर गाड़ी के पास जाता है। तभी पार्थ गाड़ी से नीचे उतरता है और राजू से, अरे राजू, राजू तुम ही हो ना? मुझे पहचाना तुमने? राजू सोचने लगा लेकिन उसे कुछ ख्याल में नहीं आ रहा था। तभी पार्थ, राजू मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त पार्थ हूँ। हम बचपन में एक साथ खेलते थे, एक साथ स्कूल में जाते थे, किसान काका के खेत से आम भी एक साथ चुराया करते थे। भूल गए क्या? मेरी अभी अभी यहाँ ट्रांसफर हुई है। मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ। कलेक्टर? अरे वाह, कितने बड़े साहब बन गए हो मेरे दोस्त तुम। तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हो रही है, पर यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? पार्थ ने सारी बातें राजू को बताई। अरे राजू, मैं यहाँ एक पेट्रोल पंप की जांच करने के लिए आया हूँ। तभी राजू ने भी अपने साथ घटी सारी घटनाएं पार्थ को बताना शुरू किया। अरे क्या कहूँ पार्थ, पहले तो सब अच्छा चल रहा था। राकेश भी बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन अब उसे इतना घमंड चढ़ चुका है कि उसके जैसे लोगों को कुछ भी बोलो तो उल्टा ही हमें 10 बातें सुना देता है। लेकिन अब तुम आए हो तो उसको अच्छा सबक सिखाएंगे। हाँ जरूर, मैंने सुना है कि वो पेट्रोल में भी कुछ मिलावट करता है। हाँ, रामपुर से लेकर यहाँ तक सभी में यही चर्चा है। पार्थ यहाँ वहाँ देखता है। तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर गई और उसने उस तरफ इशारा कर राजू से, राजू क्या मुझे इस गाड़ी में से थोड़ा पेट्रोल मिल पाएगा? हाँ अभी लाता हूँ मेरे दोस्त। पार्थ वो पेट्रोल टेस्ट कराने के लिए भेज देता है और दूसरे दिन खुद की गाड़ी लेकर राकेश के पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है ताकि राकेश को कोई शक ना हो। पार्थ एक कैन को लेकर राकेश के पास जाता है। सर मेरी गाड़ी उस सड़क के पास बंद पड़ी है। मेरी गाड़ी में पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मेरे पास इस कैन के सिवाय कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे इसमें पेट्रोल भर कर देंगे? राकेश हमेशा की तरह बदतमीजी से बात करने लगता है।
अरे भाई, हमें तो सिर्फ गाड़ी में ही पेट्रोल भरने की परमिशन है, हम ऐसा बॉटल में पेट्रोल नहीं दे सकते। हाँ, अगर सच में ही तुम्हें पेट्रोल की जरूरत है तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे 1 लीटर पेट्रोल के पीछे 15 रुपए ज्यादा दीजिए, तभी मैं आपको बॉटल में पेट्रोल दूंगा। ठीक है, मुझे आपको 15 रुपए ज्यादा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पेट्रोल भरने के बाद पार्थ इंस्पेक्टर को आवाज देता है। इंस्पेक्टर, यहाँ आ जाइए। तभी इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और राजू वहां आ जाते हैं। मिस्टर राकेश, आपको अरेस्ट किया जाता है। क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस जिले का कलेक्टर हूँ। राजू ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की थी और भी कई लोगों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। कांस्टेबल, ये चेक करना इसमें 5 लीटर पेट्रोल है या नहीं। ये सब देख राकेश बहुत घबरा जाता है और कुछ समझ ना आने के कारण पार्थ के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है। वही दूसरी ओर कांस्टेबल ने पेट्रोल को 5 लीटर की कैन में भर दिया, पर वो 5 लीटर से कम था। ये देख पार्थ, अब बोलो, कब से चल रहा है ये सब? तुम्हारे पेट्रोल में मिलावट भी पाई गई है, जिस कारण अब तुम्हारे पेट्रोल पंप पर सील लगाई जाएगी। चलो पुलिस स्टेशन। सर, मैं सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा। मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन अगली बार से अगर यहाँ ऐसा कुछ हुआ तो मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा तुम्हारा पेट्रोल पंप बंद करने के लिए। राकेश, अपने आप से कभी पूछा है कि तुम कैसे इंसान थे और तुमने ये पेट्रोल पंप लोगों की असुविधा ना हो इसलिए शुरू किया था ना? तो ऐसे लालच में क्यों आ गए तुम? तुम्हारा ये आखिरी चांस है। धन्यवाद साहब, मेरी गलती के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आगे से ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। अब राकेश ने बड़ी ईमानदारी से पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। अब राजू भी अपना काम अच्छे से करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारा काम ईमानदारी से करना चाहिए